देखिए इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था मल्टी प्रोसेसर सिस्टम तक, ठीक है, तो उसके एडवांटेजेस भी देख लिए थे। तो आई थिंक जो भी ये 4-5 आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हुए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मैंने अपने लेवल पे जितना एक्सप्लेन करना था वो कर दिया है। इसके बावजूद अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैं बार बार वही चीज रिपीट करता रहता हूँ कि आप पूछिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है वो शुरू करते हैं, दैट इज मल्टी प्रोसेस सिस्टम, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेस सिस्टम सब कुछ मिलते जुलते ही हैं। जैसे कि अगर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात कर रहे थे तो इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर, ठीक है। एंड वी हैव स्टडीड द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। तो नेक्स्ट जो है उसी से रिलेट करता हुआ आपका मल्टी प्रोसेस सिस्टम, तो इन विच सिस्टम इन विच देयर आर मोर देन वन प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज मल्टी प्रोसेस सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम प्रोसेसर की बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, इस क्लास में हम प्रोसेस की बात करेंगे। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल सेवरल प्रोग्राम्स टू रन कॉन्करेंटली, ठीक है। तो कॉन्करेंटली रन करने के लिए जो आपका कॉन्करेंटली का मतलब क्या होता है, एक साइमल्टेनियस होता है, एक कॉन्करेंट होता है। तो कॉन्करेंट मींस इट इज इंटरलीविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। और पैरेलल और जो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन है उससे आपका डिफरेंट होता है। लेकिन जो यूजर को इल्यूजन आता है, जो यूजर देखता है, एक्सपीरियंस करता है, वो उसको यही लगता है कि अकेला एक सिंगल यूजर उस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज कर रहा है और उस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जो कॉन्करेंट आपका एक्सेस होता है या कॉन्करेंसी की अगर बात करें तो कॉन्करेंसी इज इंटरलिविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंटरलिविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम का क्या मतलब है कि एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, एक प्रोसेस स्टार्ट हुई, दूसरी प्रोसेस जैसे ही एंड हो रही फिर दूसरी स्टार्ट हुई, वेरियस आपकी उसमें मेथोडोलॉजीज लगेंगी, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लगेंगी, उन एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हुए वन बाय वन प्रोसेसेस आपकी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जितने भी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इन सभी के आपको लेटेस्ट आप एग्जांपल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो इसमें आपका एडवांटेजेस की बात करेंगे या जो यूटिलाइजेशन की बात करेंगे, तो जो हमने इससे पहले मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पढ़ा, तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्या होगा, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में मोर देन वन प्रोसेसर होंगे। तो उसमें आप पैरेलली आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सकती हैं। बट इन यूनी प्रोसेसर सिस्टम जो एग्जीक्यूशन होगा दैट विल बी कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है। बट इन द केस ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इट कैन बी या इट विल बी पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। लिखा होगा कहीं आपका, देखिए, it is much more complicated than single process system because the operating system must allocate resources to uh, competing processes in reasonable manners, ठीक है। तो रिसोर्सेज का मतलब आपका जो भी हमारे पास कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को इक्वली, यूनिफॉर्मली, फेयरली एलोकेशन होना चाहिए सो दैट प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट स्मूथली, ठीक है। ऑल्सो रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल सीपीयू इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, जो मैंने भी आपको डिस्कस किया कि पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करी जाएगी यहाँ पर, कि अगर एक से ज्यादा आपकी प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। जो इसके टाइप होंगे वो टाइप आपके दो तरीके के होते हैं, एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और दूसरा होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रही हैं, तो इससे पहले हमने मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व कर दिया है, तो बेटर अंडरस्टैंड कि पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, एक से ज्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रही हैं। लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि टू स्पीड अप आवर टास्क, जो थ्रूपुट की बात करी गई थी, ठीक है। तो जितनी भी प्रोसेसेस रन कर रही हैं उन प्रोसेसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन जरूरी हो जाता है,
या a body या a scheduled task या a program which can handle or control all these processes. ठीक है, कैसे कंट्रोल होगा? तो कंट्रोल करने के या ओवरऑल अगर बात करें कि जो मल्टी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं उन सबके बीच में जो कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन या सिंक्रोनाइजेशन की जो बात करी जा रही है वो कैसे स्टेब्लिश होगी। तो कैसे स्टेब्लिश होने में आपके दो तरीके आ गए, एक आ गया आपका एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और दूसरा आ गया सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। तो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आपका इजी टू अंडरस्टैंड कि एक हमारा जो प्रोसेसर होगा, जो भी हम मल्टी प्रोसेसर की बात कर रहे थे, उसमें एक प्रोसेसर हमारा मास्टर प्रोसेसर होगा। तो मास्टर प्रोसेसर का मतलब क्या होगा कि दैट पर्टिकुलर प्रोसेस विल मेंटेन द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल प्रोसेसेस। क्या रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम में उसको एग्जीक्यूट कर लेना है, आउटपुट उसका किसके साथ कोऑर्डिनेट होगा, फाइनल आउटपुट कैसे इंटीग्रेट होगा, ये सारी चीजें आपकी मास्टर प्रोसेसर करता है। ठीक है, तो एक सेंट्रलाइज बॉडी आ गई, एक सेंट्रलाइज प्रोसेसर आ गया या एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम आ गया, जिसने क्या किया, ये जितनी भी हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं उनको कंट्रोल करना शुरू किया कि दिस इज आवर टास्क एंड प्रोसेस वन विल execute module 1, process 2 will execute module 2, process 3 will integrate the output of all these two modules, और फाइनली जो आउटपुट होगा वो मास्टर प्रोसेसर आगे फॉरवर्ड करेगा, जो भी डिपेंडिंग अपॉन आवर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इट इज क्वाइट क्लियर, क्वाइट सिंपल कि एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में आपका एक प्रोसेसर है जो कि मास्टर प्रोसेसर का वर्क कर रहा है, और मास्टर प्रोसेसर का वर्क करने के साथ साथ आपका जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेसर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो इसमें आप प्रोसेसर्स की जो बात हो रही, तो प्रोसेसर का मतलब मैंने आपको बार बार बीच में एक टर्म यूज किया कि प्रोग्राम। तो उस प्रोसेसर पर एक प्रोग्राम होगा जो कि बाकी सारी प्रोसेसर्स को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, इन द केस ऑफ सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, जो आपका मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट है वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर कैसे एग्जीक्यूशन होगा? ठीक है, एग्जांपल पहले हम प्रैक्टिकल लाइफ का, रियल लाइफ का एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर टेक्निकल एग्जांपल्स में जाते हैं। एक टास्क आया, एक तरीका ये हुआ कि ठीक है, इस पर्टिकुलर पर्सन को ओवरऑल जो है सुपरवाइजर बना देते हैं, जो कि सारे के सारे पूरे एंटायर इवेंट को ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करेगा। ठीक है, उसके साथ जो टीम मेंबर्स होंगे वो आपके इंस्ट्रक्शंस जो हमारा होगा सुपरवाइजर उसका फॉलो करेगा और आपका इजीली इवेंट कंप्लीट होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि नहीं, वी ऑल आर ऑन द सेम लेवल। जैसे आपकी क्लास का एग्जांपल ले लें कि आपको कुछ 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया और 5 स्टूडेंट्स को एक इवेंट दे दिया। जनरली आप करते भी हैं। ठीक है, तो इवेंट जब भी आप ऑर्गेनाइज कराते हैं तो एक केस में क्या होता है, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मतलब इनफैक्ट लगता है क्या आप लोग सब सारे के सारे सेम लेवल पे हैं, तो समटाइम्स इट हैपेंस कि एक दूसरे के इंस्ट्रक्शंस को मानना प्रॉब्लमेटिक है। तो उस केस में क्या है कि स्टिल कोई एक दूसरे का इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहा है, नहीं मान रहा है, बट स्टिल इवेंट हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होता है? तो विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, मींस आपस में आप क्या करते हैं, एक दूसरे को जहां कहीं भी रिक्वायरमेंट होती है आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट भी करते हैं। जो आपके पास मटेरियल होता है वो मटेरियल आप पास भी करते हैं। आपको जो मटेरियल से जो भी कुछ आपको तैयार करना है या डेटा बनाना है या कुछ फिजिकल मटेरियल है उसको आप तैयार करने के बाद आगे हैंड ओवर भी करते हैं, सो दैट आपके इवेंट को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। तो यहाँ पर कोई मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो सेम एज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, जैसे कि एसिमेट्रिक केस में आपका कि टॉप लेवल पे आपका बैठाल दिया गया एक प्रोसेसर जो कि मास्टर है, उसके इंस्ट्रक्शंस बाकी सबको मानना है। ठीक है, तो वो ओवरऑल कंट्रोल कर रहा है। मान लीजिए टीचर स्टूडेंट का आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो टीचर जो भी इंस्ट्रक्ट करेगा वो सारे के सारे स्टूडेंट अपना कर रहे हैं और एक फाइनली जो हमारा टास्क असाइंड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
एसिमेट्रिक में आपका स्टूडेंट्स का जैसे कि ग्रुप है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रोसेसेस होती हैं उनके बीच में इस तरह के प्रोग्रामिंग। रोल कहाँ का होगा? रोल सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्राम लिखा होगा जो कि मल्टी प्रोसेसिंग को हैंडल कर रहा होगा। और अगर उसमें सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग को उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो वो इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू अवर प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इस तरीके से प्रोग्रामिंग होगी कि जो भी प्रोसेसेस आ रही हैं, ठीक है, वो एक टास्क को प्रॉपरली, जहां कहीं भी आपका हायरार्किकल ऑर्डर बन रहा है किसी आउटपुट या इनपुट के फॉर्म में, किसी डेटा रीड या राइट के फॉर्म में, या किसी मैसेज पासिंग के फॉर्म में, तो वो सारी चीजें आपकी स्मूथली चलती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर। ठीक है, अगर वो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग फॉलो कर रहा है या इंप्लीमेंट कर रहा है तो। ठीक है, special hardware can differentiate the multiple processors. The software can be written to allow only one and multiple slaves. ठीक है, तो ये चीजें जो प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे उसी वही सारी चीजें लिखी हुई है। अब नेक्स्ट जो हमारा 8th जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम है उसकी क्या बात कर रहे हैं, वो हमारा मल्टी यूजर सिस्टम। ठीक है, मल्टी यूजर सिस्टम का क्या मतलब है? नेम के अकॉर्डिंग आप, अगर आपको बोला जाए कि 1 और 2 लाइंस में एक्सप्लेन कर दे तो आप तुरंत एक्सप्लेन कर देंगे। अ सिस्टम वेयर मल्टीपल यूजर आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज मल्टी यूजर। एक्जेक्टली यही डेफिनेशन भी है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम दैट सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स टू वर्क एट ए टाइम इज कॉल्ड मल्टी यूजर सिस्टम। तो आप मल्टी यूजर, जो आपका एक सिंगल सिस्टम होता है उसमें आपने मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर दिए। एक एडमिन है, बाकी के 2 यूजर्स आपने रिस्ट्रिक्टेड यूजर्स रख रखे हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड यूजर्स और जो एडमिन का रोल है, ये 3 आपके पास यूजर्स आ गए, तो इनको आप मल्टी यूजर कह सकते हैं। बट इट इज नॉट एग्जैक्टली एज इट इज इट्स डेफिनेशन। मल्टी यूजर जो टाइमिंग की बात हो रही है कि एक समय पर आपके एक से ज्यादा यूजर्स। ठीक है, एक सिस्टम को कई सारे यूजर्स आपके, लेकिन अलग अलग टाइम पर एक साथ तो नहीं कर लेंगे ना। एक सिस्टम आपका रखा हुआ, आपने 4 यूजर्स बना लिए, एक यूजर आया, उसका टाइम डिसाइड है, उसने अपना एग्जीक्यूट किया, चला गया। तो ये एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं होगी मल्टी यूजर की। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मल्टी यूजर का मतलब दिमाग में ये हिट होता है कि एक से ज्यादा यूजर्स या क्रिएट कर लिए हमने और मल्टी यूजर हो गया। ठीक है, तो मल्टी यूजर का मतलब होता है कि सेम टाइम पर आपके एक से ज्यादा यूजर किसी सिस्टम को एग्जीक्यूट या यूज कर रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम्स दैट सपोर्ट 2 और मोर साइमल्टेनियस यूजर्स। देखिए लिखा हुआ साइमल्टेनियस यूजर, पहली लाइन में आपका डिफरेंस जो मैं बताना चाह रहा था वो है। ऑल मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स आर मल्टी यूजर बट पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशंस आर नॉट। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे थे वो आपको क्लियर हो गया। जो अब बात करते हैं कि मल्टी यूजर का, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो कॉन्करेंट एक्सेस हो रहा है, साइमल्टेनियस एक्सेस हो रहा है। जैसे कि आपका यूनिक्स सर्वर एंड थिन क्लाइंट का एक एग्जांपल होता है। तो यूनिक्स जो यूनिक्स सर्वर है उसमें क्या होता है, मल्टीपल रिमोट यूजर्स आप लॉगिन बना दीजिए, मल्टीपल जो यूजर्स होंगे वो एट ए टाइम आपके हिट कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में जो 2 क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने एग्जांपल दिया था सेल्फ प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो सेल्फ प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप विंडोज लाइनेक्स पे आप क्या कर रहे हैं कि यूजर्स बना दिए आपने बहुत सारे, और जब टर्मिनल में आपकी ब्लैक विंडो आती है उसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, जिसको सेल्फ प्रोग्रामिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल सी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें कमांड बेस्ड सारी चीजें हैं। अब कमांड बेस्ड सारी चीजें हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको सर्वर बना रखा है। अब सर्वर से हमें लॉगिन करना है, मान लीजिए हमारे पास विंडोज है या कोई और प्लेटफॉर्म है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जो विंडोज या अदर जो प्लेटफॉर्म है उससे आप इजिली टेलनेट करेंगे। एक कमांड आती है टेलनेट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपने विंडोज में क्या किया, टेलनेट किया, और उस पर आपने सीधे सीधे आईपी डाला और हिट कर गए। यूजर नेम पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, यूजर नेम पासवर्ड डालिए, तो एक क्लास जो एट ए टाइम, जैसे लैब की टाइमिंग है, उस टाइमिंग के दौरान आपको एक सिस्टम पे कई सारे एक्सेस मिल रहे हैं। ठीक है, और सबको ये लग रहा है कि नहीं हम उस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो अभी तक का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। आप प्रोग्रामिंग अगर टाइप कर रहे हैं तो टाइप अपने आप लोकल सिस्टम से कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर सर्वर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ही आपने कंट्रोल कमांड दिया कि इस पर्टिकुलर जितना भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं वो हमारी फाइल में सेव हो जाए, उस दौरान आपको जरूरत पड़ेगी प्रोसेसर की, सेव कर लिया उसमें। तो इस तरीके से जो स्विचिंग होगी वो यूजर्स के बीच में, जब भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोसेसर की जरूरत पड़ रही है तो प्रोसेसर की जरूरत के दौरान आपका प्रोसेसर एक्टिवेट होगा, ठीक है। लेकिन वो जो टाइम की बात हो रही है, टाइम काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो दिस इज योर मल्टी यूजर सिस्टम। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। अब ये देखिए मल्टी थ्रेडेड सिस्टम है, ठीक है। अब मल्टी थ्रेडेड में जैसे कि आपने थ्रेड्स पढ़े होंगे जावा में, तो आई थिंक क्लियर भी होगा। थ्रेड अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हमारी ब्रांच है या कंप्यूटर साइंस से रिलेट करेंगे तो थ्रेड्स का मतलब क्या हुआ प्रोग्रामिंग के पार्ट में, कि किसी भी एक बड़े प्रोग्राम का एक छोटा सा सब प्रोग्राम, दैट इज थ्रेड, ठीक है। यही होता है, जावा में थ्रेड्स बनाए होंगे। तो थ्रेड में क्या होता है, थ्रेड में आपका एक प्रोग्राम में कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है। और मल्टी थ्रेडेड का मतलब ही तभी है जब आपके एक एप्लीकेशन एक प्रोग्राम में मोर देन वन सब प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहे हो, तभी मल्टी जो यूजर लग गया थ्रेडेड के साथ, मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। तो छोटे छोटे एक से ज्यादा जब प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम मल्टी थ्रेडेड सिस्टम कह सकते हैं। अब बात आती है नेसेसिटी की, फिर से कि क्या जरूरत है भाई कि ये मल्टी थ्रेड हम छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का रीजन यही है, अगेन जो हमारा कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, तो कंप्यूटर रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है। मल्टीपल आपके थ्रेड्स एक प्रोग्राम में है, एग्जांपल लेकर शुरू करते हैं, वो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कॉमन सा एक एक्सप्लोरर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, और उसके कई सारे आपके पास वर्जन्स हैं, कई सारे टाइप्स हैं, वो आप देख लीजिए किस पर्टिकुलर आप उसको रेफर करते हैं। लेकिन सब में सिमिलरिटी यही है कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में आपके एक से ज्यादा थ्रेड्स होते हैं। जैसे हमें इंटरनेट एक्सेस करना है, सर्फिंग करनी है, तो जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, दैट कैन हैव वन थ्रेड फॉर डिस्प्लेइंग कंटेंट, ठीक है। वन थ्रेड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वीडियो प्लेइंग। थर्ड वन जो आपका थ्रेड होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेइंग ऑडियो। फोर्थ आप ले लीजिए कि डाउनलोडिंग का भी फीचर उसमें दे रखा, तो वो भी आपका इनेबल है। तो ये जो 3 या 4 मैंने एग्जांपल्स दिए, ये 3-4 एग्जांपल्स क्या होंगे आपके मल्टी थ्रेडेड कहलाएंगे। एक प्रोग्राम है, जैसे कि आप क्रोम ले लीजिए या इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लीजिए, सब में कॉमन फीचर्स लगभग रहते हैं। तो एक जो हमारा थ्रेड होगा, यानी कि एक जो सब प्रोग्राम होगा, उसका काम क्या होगा कि टेक्स्ट को डिस्प्ले करना, जो भी कंटेंट है। दूसरा क्या है, दूसरा ग्राफिक्स के लिए यूज हो गया। मान लीजिए उसने क्या किया, जो फोटोज लगी हुई हैं हमारे जो भी आप एक्सेस करेंगे साइट को, उस फोटो को डिस्प्ले करना। तीसरा क्या हो गया, वीडियो भी अगर चल रहा है तो वीडियो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो गया एक थर्ड थ्रेड। फोर्थ अगर हम ले लें कि मान लीजिए डाउनलोडिंग भी आपको करनी, तो वो आपका फोर्थ थ्रेड होगा। अब बात करते हैं, तो ये एग्जांपल लिया, तो दिस इज द रियल एग्जांपल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। इसी तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, ऑफिस है, ऑफिस में अगर वर्ड के पर्टिकुलर एक मॉड्यूल की बात करें तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से आपके फीचर्स इनेबल होते हैं। जैसे आपने की स्ट्रोक लिया,
आपने ए हिट किया, आपने सी हिट किया, आपने व्हाटएवर जो भी कैरेक्टर हिट किया, तो एक की स्ट्रोक बोला गया। जैसे ही आप हिट कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपका वर्ड जो फाइल है उसमें तुरंत वो प्रिंट कर देता है, टाइप कर देता है। तो टाइपिंग हो गई। तो एक तो टाइपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। आपने टाइप करके जैसे ही स्पेस दिया, आपकी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो देखिए टाइप चेकिंग चालू कर देता है, आपको नोटिफाई कराता है कि यहाँ पर आपकी जो पर्टिकुलर स्पेलिंग लिखी हुई है वो गलत है। उसके साथ साथ सजेशन भी देता है। ठीक है, फिर आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें भी कुछ बनाता है। बहुत सारे उसमें टूल्स अवेलेबल हैं। तो हर एक आपके जो थ्रेड है उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम, सब प्रोग्राम। लेकिन ये आते किसके अंडर में, चाहे वो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर लें, चाहे क्रोम की बात कर लें, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर लें, तो ये एक सिंगल प्रोग्राम है। कोई ये नहीं कह रहा है कि आई में हमें सिर्फ कंटेंट डिस्प्ले करना है, उसके लिए हमें थ्रेड रन करा। अब जब एग्जांपल लेते हैं, जो नेसेसिटी से बात शुरू हुई थी कि क्या जरूरत पड़ी इसकी, तो सबसे मेजर जो हमारे पास जरूरत पड़ती है वो ये पड़ती है कि जो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पर टर्म यूज हुआ है, रिस्पॉन्सिवनेस के मतलब क्या हुआ कि एक प्रोग्राम, भाई हमें वीडियो नहीं देखना है, हमें कंटेंट जो आ रहा है वो दिख जाए। तो यहाँ पर जो वीडियो के लिए थ्रेड रिस्पॉन्सिबल है वो आपका अगर वर्क नहीं भी कर रहा तब भी आपका काम चल रहा है। एंटायर जो एप्लीकेशन है वो फेल्ड नहीं कहा जाएगा, हमारा काम हो रहा है। ठीक है, ग्राफिक्स आपके सामने आ रहा है, ग्राफिक्स लोड नहीं भी हो रहा तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस बनकर आ रहा है या थोड़ी देर में लोड हो रहा है, दैट इज ओके। तो सिंपल सी बात है कि एक थ्रेड जो है वो दूसरे थ्रेड के लिए आपका वेट नहीं करता है, और या टोटली हम कहें कि ऑल द थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट विद ईच अदर, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। एक थ्रेड अगर गड़बड़ हो रहा है तो दूसरे का इम्पैक्ट उस दूसरे पे भी इस गड़बड़ या जो फॉल्ट या एरर है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो बाकी के मतलब एक आपका थ्रेड फेल हो रहा है तो बाकी के जितने भी थ्रेड्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, और उससे हमारा एंटायर सिस्टम फेल नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरी जो मैं बात बताना शुरू कर रहा था, रिस्पॉन्सिव टर्म सामने दिख गया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो हमारी रिसोर्सेज होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज, एक प्रोग्राम क्रिएट हो रहा है, तो प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। प्रोग्राम आपका एक रिटन आप जो कोड है वो प्रोग्राम कहलाया, जब आपने उसको रन करा दिया दैट इज प्रोसेस। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। तो दोनों में यही डिफरेंस है। अब जब प्रोग्राम आप लिखते हैं वो प्रोसेस में कन्वर्ट होगा, जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के दौरान भी उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, और जब प्रोग्राम क्रिएट हुआ तब भी कुछ रिक्वायरमेंट है। लाइक आपकी सेकेंडरी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट, मेन मेमोरी में आपका जो एग्जीक्यूशन होगा तो मेन मेमोरी में लोड होने की रिक्वायरमेंट, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है तो एग्जीक्यूशन के लिए आपका क्या हुआ कि इंस्ट्रक्शंस को फेच करने की रिक्वायरमेंट, प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट, डेटा रीड राइट की रिक्वायरमेंट। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी एक प्रोसेस को एलोकेट होती है। आगे आप देखेंगे कि जो एड्रेस स्पेस की बात करें, जैसे कि हमें स्पेस चाहिए होगा तो प्रोसेस एड्रेस स्पेस होता है, ना कि थ्रेड एड्रेस स्पेस। वो इंटरनल डिवीजन होता है। थ्रेड्स के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा डिवीजन होगा वो आपका इंटरनली डिवाइड करेगी प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस को रिसोर्स का एलोकेशन होता है, ना कि थ्रेड्स को। अब जो भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या है, उनका कोऑर्डिनेशन रहेगा, या प्रोग्रामिंग जो भी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की रही है थ्रेड्स के रेस्पेक्ट में, तो वो सारे आपस में रिसोर्सेज की शेयरिंग करेंगे। ठीक है, एड्रेस स्पेस जो होगा वो विद इन एड्रेस स्पेस होगा थ्रेड्स के लिए। ठीक है, जो आपका टाइम प्रोसेसर का एलोकेट होगा, प्रोसेसर का टाइम जो प्रोसेस को एलोकेट होगा उसी से आपके थ्रेड्स टाइम लेंगे। तो ओवरऑल आपका रिसोर्स शेयरिंग होगी। ठीक है,
जब रिसोर्स शेयरिंग होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। चार अलग अलग प्रोग्राम्स जो आप एक थ्रेड जिनको नाम दे रहे हैं, है क्या थ्रेड एक्चुअली, बस छोटे से प्रोग्राम ही तो है। उन प्रोग्राम्स को भी रन करने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, भले वो थोड़ी सी चाहिए हो। तो अगेन कि एक हमारे प्रोग्राम्स को हमने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हैं और वो रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, थ्रेड्स को शेयर हो जा रहे हैं। तो एटलीस्ट उस प्रोपोर्शन में हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी रिसोर्सेज की, जिस प्रोपोर्शन में अगर हम नंबर ऑफ थ्रेड्स को कैलकुलेट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल है। वर्क डन क्या है, अब जो मैंने बोला कि इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। तो वर्क डन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ट्रैक करना पड़ता है कि कौन सी प्रोसेस अभी आगे आप देखेंगे कुछ समय बाद कि कुछ जो प्रोसेसेस हमारी एग्जीक्यूट हो रही हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस हुआ, प्रोसेस कब हमारी एग्जीक्यूट हुई, कब हमारी वेटिंग क्यू में गई, कब हमारी एग्जिट हुई, कब हमारी एरर आई। तो इन सब प्रोसेसेस को ट्रैक भी करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। प्रोसेस खत्म हुई, डिस्ट्रॉय हुई, तो उसके अगेंस्ट स्पेस भी फ्री करना होता है। तो ये बहुत सारा वर्क डन बैकग्राउंड में चलता रहता है। ठीक है, तो तीन चीजें मैंने आपको बता दी। नेसेसिटी की बात, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया आपका, एक इकोनॉमिकल या उससे पहले आप देखिए कि रिसोर्स शेयरिंग हो गया, और इसके बाद आपका इकोनॉमिकल भी हो गया। आफ्टर दैट कि अब मल्टी थ्रेडेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से आपकी मल्टी प्रोसेसिंग हो गई। ठीक है, बट लिखिएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर कि मल्टी प्रोसेसिंग में हम प्रोसेस को क्या करेंगे, एक अलग प्रोसेस होती है। ठीक है, एक प्रोग्राम सेपरेट होता है। लेकिन जो थ्रेड की बात कर रहे हैं, थ्रेड विद इन प्रोग्राम या विद इन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास मल्टी प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है तो उसको मल्टी थ्रेडेड जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब उस एप्लीकेशन को, जैसे कि हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि स्पीड का इशू है या प्रोसेसिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी का इशू है कि कुछ टाइम लग रहा है। एक वेरियस एप्लीकेशन में 5-6 थ्रेड्स हैं, तो धीरे धीरे पहले टेक्स्ट आया, फिर ग्राफिक्स आया, फिर लोड होना शुरू हुआ। तो इट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑल्सो। और इसके बाद अगर इसी तरीके से कई सारे एप्लीकेशन आपके रन कर रहे हैं, तो अगर मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर है तो इट विल बी बेटर, यानी कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। क्यों, एप्लीकेशन लोड हुआ, एक थ्रेड पहले प्रोसेसर पे रन करने लगा, दूसरा दूसरे प्रोसेसर पे, तीसरा से एन प्रोसेसर पे, और इस तरीके से आपका जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं उन पे पैरेलली एग्जीक्यूट करने लगे। तो क्या होगा, जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं, जो हमारे पास एडवांटेजेस थे पहले से ही कि मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर में कि पैरेलल प्रोसेसिंग में स्पीड अप होगा, थ्रूपुट होगा, फेल्योर जो होगा वो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपकी एग्जिस्ट करने लगेंगी। ठीक है, तो अब आप इसको देख लीजिए, 2 मिनट का समय लीजिए, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ। ये जो भी मल्टी थ्रेड सिस्टम लिखा हुआ है, इस सिस्टम में अगर कोई, देखिए लिखा वही होगा जो मैंने बोल दिया है, वही लिखा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स फीचर्स इनेबलिंग अ प्रोसेस टू कंटेन मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल। A process has multiple threads of control. It can perform more than one task at a time. Many software packages run modern desktop PC are multi-threaded. वेब ब्राउजर का इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसर का भी लिया हुआ है। ठीक है, एडवांटेजेस के तौर पर रेस्पॉन्सिवनेस, अलाउ अ प्रोसेस टू कंटिन्यू रनिंग इवन इफ पार्ट ऑफ इट इज ब्लॉक। ठीक है, तो एंटायर प्रोग्राम की बात हो रही है और एक जो थ्रेड है उसकी फेल होने की बात हो रही है। नेक्स्ट, रिसोर्स शेयरिंग में बता चुका हूँ, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। Share the memory and the users of the process to which they belong. ठीक है, इकोनॉमी, allocating memory and resources for process creation is costly. देखिए वही चीज लिखी हुई है, यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो देख लीजिए फिलहाल, फिर आगे हम मूव करते हैं। तो आप समराइज कर लीजिए कि जितने भी 9 जो आपके पास टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप क्लियरली
डिफ्रेंशिएट कर सकें, या क्लियरली आपको इन सब जो जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के 9 टाइप हैं उन सबको आप क्लियरली डिफाइन कर सकें। और अगर उन 9 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप में आपको डिफरेंस भी क्रिएट करना हो, डिफरेंस भी बताना हो, क्रिएट क्या करेंगे, डिफरेंस अगर बताना है तो यू आर एबल टू डिफरेंशिएट देम ऑल्सो। मिलते जुलते नाम है, मैं लेक्चर के दौरान भी मैंने बोला कि मिलते जुलते नाम में आप जो मीनिंग लिखी हुई है उससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा इसका मतलब। बट जैसे मल्टी प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेस है, उसमें आपके वेरियस सब टॉपिक्स भी आ जाते हैं। जैसे आज आपने मल्टी प्रोसेस देखा तो उसमें एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, लेकिन प्रोसेसर की बात हो रही है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग लगभग सेम लगते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग को मैंने क्या बोला था कि मल्टीटास्किंग के साथ साथ आप टाइम शेयरिंग को भी याद रखेंगे तो आप जल्दी से समझ सकेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता था कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे बढ़ती थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर इसके बाद आप मल्टी थ्रेडेड में आ जाएंगे तो वो भी एक टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग लगने लगता है। मल्टी प्रोसेस जैसे आपने देखा, इसमें भी तो मल्टीपल प्रोसेस, लेकिन वो विद इन प्रोसेस होते हैं, तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मल्टी यूजर की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में ही शुरू किया था कि एक सिस्टम आप ले लें, उसमें मल्टीपल यूजर क्रिएट कर दें तो आपको लगेगा मल्टी यूजर है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो आपका साइमल्टेनियस जब तक एक्सेस नहीं होगा तब तक मल्टी यूजर हम सिस्टम नहीं बोलेंगे। एग्जांपल्स के साथ, योर टास्क इज कि आपको लेटेस्ट एप्लीकेशंस, लेटेस्ट टाइप इन 9 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फाइंड आउट करने, दिस इज योर टास्क या दिस इज योर असाइनमेंट, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जस्ट आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार देख लें कि ये जो 9 ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको क्लियर है या नहीं है। पीपीटी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। 5 मिनट का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। 5 मिनट का समय लेने के बाद आप एक बार जस्ट रिव्यू कर लीजिए, और रिव्यू करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ें। अटेंडेंस का कितना आज 42 ही है, लेफ्ट हो गए होंगे। समय देखो 44 दिखा रहा है तो उसमें तो दो तो अपने ही हो गए ना, दो मेरे ही है ना। बारह छह, शुभम सिंह एंड अभिषेक प्रियदर्शनी। यार मैंने देखा नहीं, आप लोगों का वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन और किसी को है प्रॉब्लम? शुभम सिंह एंड अभिषेक नहीं है तो आई थिंक उनके एंड पर, ओके ओके ओके, उनका उनका जो है प्रॉब्लम होगी, उनके नेटवर्क में इशू हो सकता है। शुभम बेटा देखिए, शुभम सर नहीं आ रही है सर। अब सही है? सही है अभी, चलिए ओके। यस सर। कुछ आप नेटवर्क में इसी तरह, मैंने शुरुआत में बोला था सारे रिसोर्सेज तो मेरे पास भी हैं, लेकिन वही है कि नेटवर्क की कनेक्टिविटी का इशू ना हो, तो इसलिए मैं यहीं पर आकर सेटअप, यहाँ की स्पीड ज़्यादा अच्छी है, इसलिए लैब में ही आके आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। बाकी लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, वो आप फिर देख लीजिएगा भाई, इसीलिए सारे फीचर्स रखे गए हैं कि अगर किसी एक स्टूडेंट या कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपना बाद में भी रेफर कर सकते हैं।
अविनाश अपना माइक ऑन करो। अविनाश, यस सर। क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे जो मैं पूछूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में मेन डिफरेंस कहाँ से आता है, कैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ती है दोनों में? अविनाश बता दो, अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि क्लासेस चल रही हैं तो थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। ये सब जो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा है, ऑफ कर लीजिए माइक। नहीं, यू आर नॉट एबल टू आंसर मी। किसी को आता है ये? अगर माइक ऑन करके बोल सकता है, पहले यहाँ पर मैसेज भेजिए, इसके बाद बोलिए, वरना सब एक साथ ऑन कर लोगे। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में डिफरेंस क्या है, कैसे दोनों में डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाती है? कौन आंसर करेगा? मैसेज भेजिए पहले। मतलब मेरी आवाज नहीं पहुंच रही लग रहा है। अरे इतने स्टूडेंट्स में कोई है ही नहीं जो आंसर कर सकता है। हाँ विशाल बोलो, माइक ऑन करो, बोलो। आवाज नहीं आ रही विशाल तुम्हारी? माइक ऑन करके बोलो, क्योंकि मेरी आवाज तो आई थिंक जा रहा मल्टी प्रोग्रामिंग में एक साथ। कई सारे प्रोग्राम रन कर सकते हैं तो हेलो। हाँ विशाल। यस सर। हाँ बोलो बोलो, फिर डेलक्स सर करते हैं। यस सर। हाँ फिर डेलक्स कुछ आंसर कर रहा है ना, तो मैंने कहा इसके बाद डेलक्स आपसे पूछ लेंगे। ओके सर। आप बोलो विशाल। फिर सपोज हमारे पास दो जॉब्स हैं, J1 एंड J2। इन मल्टी प्रोग्रामिंग में फिर हमारा जो प्रोसेसर होता है वो जिसने सपोर्ट J1 को स्टार्ट किया, उसमें कहीं उसको नीड हुई कि वो इनपुट या आउटपुट डिवाइस को यूज करना चाहता है, तब उसके पास उसका जो कोर है वो एक कोर खाली है, तो वहाँ पे वो J2 एक्सेस कर लेगा और उस पर अपना काम स्टार्ट कर देगा। और जब वहाँ की हमारा आईओ डिवाइस का काम खत्म हो जाएगा, वो वापस से J1 को उठा लेगा और J2 को नेक्स्ट काम दे देगा। इस टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है। और मल्टीटास्किंग में वो सारी जॉब एक साथ उठाता है और वो उसको एक एक करके चेक करता है किसको कहाँ की नीड है, उसको वो देता जाता है और सबको एक्सेस करता रहता है, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा टाइम सब पे देता रहता है। पहला वाला तुम्हारा मल्टी प्रोग्रामिंग तो एग्जैक्टली सही था, जैसे कि एक्सप्लेन कर पा रहे हो। मल्टी टास्किंग में थोड़ा सा मतलब जो टर्म होने चाहिए थे वो आपने यूज नहीं किए हुए। ओके सर। टाइम, जैसे मैंने बोला था ना, टाइम क्वांटम डिसाइड हो जाता है। और तो उसी टाइम क्वांटम जो है, हाँ इन मल्टीटास्किंग आपका जो मैंने बोला टाइम शेयरिंग होता है। टाइम शेयरिंग में आपका टाइम क्वांटम डिसाइड हुआ और जो भी शेड्यूलिंग पैरामीटर लगा होगा उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन जो प्रोसेसेस हैं उनको उस इतने ही टाइम क्वांटम के लिए प्रोसेसर एलोकेट होता है। लेकिन स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि यूजर को या प्रोसेस को लगता है कि हमारे साथ किसी भी तरह की कोई शेयरिंग नहीं हो रही। चलिए ठीक है, तो अब क्वेरी सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि वो जो टॉपिक है आपका लेयर्ड आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में ही पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो पाएगा, अभी तो मुश्किल होगा। तो फिलहाल जो ये क्वेरी सेशन है ये पूछना चाह रहा हूं मैं, अब फिर से देख लीजिए कि पूरे जितने भी आज शायद तीसरा लेक्चर था, तो इन तीनों लेक्चर्स में किसी को कोई डाउट है? मैं उसी तरीके से, हमारा प्रोसीजर वही होगा कि मैं रोल नंबर वाइज आपसे पूछूंगा स्लॉट्स में, तो ताकि जैसे अभी तक मैनेज्ड हमारी क्लास चल रही है उसी तरीके से मैनेज्ड क्लास चलती रहे। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, आप लोगों ने कहीं क्वेश्चंस लिखे हों तो नॉट ओनली फ्रॉम टुडेज क्लास,
you can ask from all the classes. ठीक है? विकास कुमार पाल, रिसोर्स शेयरिंग क्या क्वेश्चन है तुम्हारा कि व्हाट इज रिसोर्स शेयरिंग? टाइप करके बता दो, तो तक तुम ही से हम बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं अनाउंस करना शुरू करूंगा, तब पूछेंगे स्टूडेंट्स। रिसोर्स शेयरिंग मींस क्या? प्रीवियस क्लास जो प्रीवियस आंसर किया उससे आप रिलेट कर रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो? रिसोर्स शेयरिंग विश्वास, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? टाइप करने में समय लग जाएगा बहुत। माइक ऑन कर लो, पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो। हाँ विश्वास, सर वॉइस आ रही है? हाँ आ रही, पूछ सकते हो, पूछ सकते हो। सर ये जो लिखा हुआ है allows an application to have several different threads of activity within the same address space, इसका सर क्या मीनिंग है? कहाँ पर लिखा हुआ है ये? मल्टी थ्रेडिंग में? यस सर, रिसोर्स शेयरिंग में मल्टी थ्रेडिंग के बाद, मल्टी थ्रेड सिस्टम के बाद। मैंने एक्सप्लेन किया था, यस सर। शायद ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने बोला था कि जब भी हम वर्कडन की हमने बात करी थी कि जब इकोनॉमिकल में डिस्कस कर रहा था, इट इज इकोनॉमिकल आल्सो, तो इकोनॉमिकल का मतलब क्लियर है ना? आवाज आ रही ना ठीक से? यस सर आवाज आ रही है। हाँ, तो इकोनॉमिकल का मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन एंड रिसोर्सेज। तो वर्क डन में मैंने आपको बोला यस था सर। कि ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेसेस के पूरे जो स्टेटस है उनको रिकॉर्ड करके चलना होता है। जैसे कि प्रोसेस प्रोग्राम है, एग्जीक्यूशन में आया तो प्रोसेस क्रिएट हुई, ठीक है? कब प्रोसेस क्रिएट हुई, किन किन डेटा की उनको रिक्वायरमेंट थी, कहाँ उसने राइट परफॉर्म किया, कहाँ कब वो वेटिंग क्यू में गई, कब उसका एग्जीक्यूशन प्रीएम्प्ट करना है, कब उसको रिज्यूम करना है, और फाइनली जब टर्मिनेट हुई, तो इन सारे वर्कडन का ध्यान आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। अब जो बात हो रही है कि जब जैसे कि मैंने बोला अब कि प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, तो टर्मिनेट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस का जो एड्रेस स्पेस होता है वो भी आपका वैकेंट किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। जो आपका मल्टी थ्रेडेड जो सिस्टम है उसमें जितने भी थ्रेड्स हैं वो प्रोसेस के एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं। जो थ्रेड होते हैं उनको कोई अलग से मेमोरी या एड्रेस स्पेस एलोकेट नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी बात करता है वो एक प्रोसेस की बात करता है, उसको रिसोर्स एलोकेट करता है कि ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस का एड्रेस स्पेस कैसे होगा। तो एड्रेस स्पेस आपका दो तरीके से आप देख सकते हो। एक तो सेकेंडरी स्टोरेज में आपका एड्रेस स्पेस आ गया, ठीक है, उसमें आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम को वेरियस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी वहां लेक्चर पहुंचने तक समय लगेगा, लेकिन अभी जो प्रोसेस एड्रेस स्पेस की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस एड्रेस स्पेस आपका जब मेन मेमोरी में आई तो मेन मेमोरी में उस प्रोसेस को कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अब वो यस सर। तो वो प्रोसेस एड्रेस स्पेस आपका क्रिएट होगा, उसमें वेरियस एट्रीब्यूट्स होंगे जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक करके रखेगा। जैसे होता है ना, बीच में हमने एक एप्लीकेशन रन किया और वो आपने पॉज कर दिया फॉर एग्जांपल, तो पॉज यस करने सर। के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि अब जब नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है तो हमें इसी पॉइंट से करना है?
तो एट्रीब्यूट जो टर्म लिया तो उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर आपने सुना होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम Yes, क्या sir. करेगा, एड्रेस स्पेस में जाएगा और प्रोग्राम काउंटर एट्रीब्यूट को देखेगा। तो प्रोग्राम काउंटर में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये वाला इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करना था। तो रिज्यूम जो होता है एग्जीक्यूशन, वो इसी तरीके से होता है। तो प्रोसेस एड्रेस स्पेस की जब बात करते हैं तो प्रोसेस एड्रेस स्पेस में बहुत सारे आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट रिलेटेड टू अ प्रोसेस ओनली, ना कि किसी थ्रेड का। तो जो थ्रेड होगा उसी एड्रेस स्पेस को शेयर करेगा, ठीक है, जितने भी थ्रेड्स होंगे। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. और सर इसका जो स्पेस जनरेट हुआ उसको जब हो जाएगा प्रोसेस पूरा तो उसका वो भी बैकएंड कर देगा स्पेस भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। जब प्रोसेस अगर कंप्लीट किसी भी तरीके से संभव, मान लीजिए कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद टर्मिनेट करेगी, या किसी एरर की वजह Yes, से sir. टर्मिनेट हो गई, ठीक है, या मान लीजिए उस प्रोसेस को आपने स्वैप आउट किया। प्रीवियस क्लासेस में शायद स्वैपिंग स्वैप आउट का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया था। तो जो स्वैप आउट हुई Yes, तो sir. वो Yes, sir. पूरा पूरा एड्रेस स्पेस आपका किसी दूसरे प्रोसेस को देंगे, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं ना, वरना वो Yes, sir. प्रोसेस एग्जीक्यूट भी नहीं कर रही और एड्रेस स्पेस को भी ले रखा, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का फिर कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. और कुछ Yes, sir. सेटिस्फाई हो जाना पहले। नहीं सर. Yes, sir. ओके ओके, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेरी सेशन। रोल नंबर 121 टू 130, एनी डाउट? रोल नंबर 121 टू 130, 131 टू 140, 131 to 140, 141 to 150, 141 to 150, 151 to 160। वन सेकेंड, सौरभ शर्मा का आंसर मुझे कर लेने दीजिए। मल्टी थ्रेडेड में हर थ्रेड के लिए टाइम क्वांटम होता है या सब पैरेलल रन करते हैं सारे थ्रेड्स? इसमें आपका देखिए, जो सौरभ शर्मा का जो क्वेश्चन है कि इसमें आपका टाइम क्वांटम होता है कि नहीं, तो टाइम क्वांटम तभी होगा जब आप टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे, या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, तभी होगा ये, ठीक है। और डिटेल में अगर जाएंगे तो डिटेल में जो अभी मैंने बोला कि ये जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं वो एंटायर प्रोसेस पे अप्लाई होती, ना कि इंडिविजुअल थ्रेड्स पे। तो जो भी टाइम क्वांटम मिलेगा भी अगर, तो वो प्रोसेस को मिलेगा, थ्रेड को नहीं मिलेगा, ठीक है। थ्रेड्स क्या करेंगे, उसी टाइम क्वांटम में जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेंगे। अब वो इंटरनली जो भी आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाना चाहे प्रोग्राम, वो लगा सकता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या व्हेनेवर इट इज फ्री, या जो भी शेड्यूलिंग पैरामीटर है कि आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो ये सारी चीजें जो भी आप टाइम क्वांटम की बात कर रहे हैं, तो टाइम क्वांटम थ्रेड्स में नहीं अप्लाई होगा, टाइम क्वांटम प्रोसेस में अप्लाई होता है, ठीक है। और जो पैरेलल एग्जीक्यूशन की बात आप कर रहे हो, तो पैरेलल एग्जीक्यूशन आपका तभी हो पाएगा जब कैपेबिलिटी होगी पैरेलली एग्जीक्यूट करने की। जैसे कि हमने मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर की बात करी थी, तो एक से ज्यादा अगर हमारे पास प्रोसेसर्स हैं तो हमारा थ्रेड्स का पैरेलल एग्जीक्यूशन हो सकता है। अदरवाइज तो ये आपका कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ही होगा कि एक थ्रेड को रिक्वायरमेंट थी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की, बाकियों को नहीं है तो उसने एग्जीक्यूट कर लिया, फिर पहले वाले को नहीं है, बाकी किसी दूसरे थ्रेड को है तो उसने एग्जीक्यूट कर लिया, तो ये कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन जो पैरेलल आप टर्म यूज कर रहे हो, पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास मोर देन वन प्रोसेसर्स होने चाहिए। सौरभ, whether it is clear or not? Okay, 151 to 160, 161 to rest of the class, any doubt?
ओके, तो क्लास एंड करते हैं फिर, ठीक है, थैंक यू।